नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा का जलवा बरकरार है। खेलो इंडिया के चौथे दिन भी हरियाणा पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा। अभी तक हरियाणा के 29 गोल्ड, 23 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं। कुल मिलाकर प्रदेश ने 85 मेडल अपने नाम किए, जबकि महाराष्ट्र ने 71 मेडल जीते, जिनमें 25 गोल्ड, 25 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर ने 12 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए और पदक तालिका में 17 मेडल के साथ वो तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा तमिलनाडु ने 8 गोल्ड, 9 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तमिलनाडु ने कुल 21 मेडल अपने नाम किए। इसके साथ ही पंजाब ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कुल मिलाकर पंजाब को 19 मेडल हासिल हुए हैं। जितने भी मेरे मुकाबले हैं मैंने सब 8-0 से कंप्लीट किए थे और मेरा जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो दिल्ली वाले के साथ था, वो भी मैंने 8-0 से जीता। और ये टैली मेडल टैली आपको हम बता रहे हैं, जहां हरियाणा अभी भी पहले नंबर पर, महाराष्ट्र उसके बाद मणिपुर। हरियाणा ने अब तक कुल 85 मेडल जीते हैं, महाराष्ट्र ने 71, तमिलनाडु ने 21 और पंजाब ने कुल 19 मेडल पर अब तक कब्जा किया है। कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज मेडल किस राज्य ने हासिल किए हैं, ये भी यहां पर आपको हम बता रहे हैं। कुश्ती की बात करें तो 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज अब तक हासिल किए हैं। योगासन में 1 गोल्ड, सिल्वर हालांकि नहीं मिला, लेकिन 5 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। खेलो इंडिया 2021 में हरियाणा किस तरीके से कमाल दिखा रहा है, यह अपने आप में एक अहम बात देखने को मिल रही है। साइकिलिंग की बात करें तो 2 गोल्ड मेडल अब तक आ चुके हैं, जबकि 5 ब्रॉन्ज मिले हैं। गतका की बात करते हैं, जहां पर 1 गोल्ड मेडल हरियाणा को मिला है, हालांकि ना सिल्वर और ना ही ब्रॉन्ज मेडल अब तक हासिल हुआ है। शूटिंग की बात करते हैं, शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा को अब तक हासिल हुआ है और यही वजह है कि पदक तालिका में नंबर 1 पर वो बना हुआ है। थांग ता की बात करें तो हालांकि गोल्ड नहीं मिला, लेकिन सिल्वर 1 और 3 ब्रॉन्ज मेडल पर इस प्रतियोगिता में कब्जा जमाया है। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो 3 गोल्ड अब तक हासिल हो चुके हैं, 3 गोल्ड आ चुके हैं, जबकि 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा को अब तक मिला है। एथलेटिक्स की बात करते हैं, जहां 1 गोल्ड पर कब्जा किया, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक हरियाणा को मिल चुके हैं। इसके अलावा 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी बैडमिंटन में हरियाणा को मिल चुका है। जिम्नास्टिक की बात कर लेते हैं, जहां पर गोल्ड अभी तक नहीं मिला है, सिल्वर भी नहीं मिला है, लेकिन 1 ब्रॉन्ज मेडल जिम्नास्टिक में जरूर हरियाणा को मिला है। इसके अलावा कबड्डी की बात करें तो 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल अभी तक कबड्डी में हरियाणा को नहीं मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की ये बात हम आपको बता रहे हैं। वॉलीबॉल की बात करें तो यहां पर 2 सिल्वर मेडल अब तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। इसके अलावा कुश्ती की बात करते हैं, कुश्ती में 16 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल अब तक हासिल किए हैं। तो कुश्ती में किस तरीके से लगातार गोल्ड मेडल हासिल किए, ये अपने आप में एक अच्छी बात। योगासन की बात करते हैं तो 1 गोल्ड हासिल हुआ, जबकि 5 ब्रॉन्ज मेडल पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कब्जा किया है। हरियाणा सरकार की देखरेख और सीएम के प्रयासों के चलते खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा ने जहां एक ओर पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लुक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिन भर की प्रैक्टिस और मुकाबलों की थकान दूर करने के लिए खिलाड़ियों के लिए वेलकम चैंपियंस नाइट का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स एक्सपो की देखरेख कर रही सचिव वित्त सह सलाहकार सुफिया दहिया ने बताया है कि वेलकम चैंपियंस नाइट के पहले दिन हरियाणवी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। उसके बाद दूसरे दिन इंडियन कल्चरल नाइट का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। तीसरे दिन हरियाणा मूल के कलाकार पदमजीत सहरावत ने विशेष प्रस्तुति देकर खिलाड़ियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये चैंपियंस नाइट लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसी को मिलता है जो बीज बोता है।
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक की है और इस बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी करते हुए कहा है कि अलग से एक पोर्टल बनाया जाए और जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं उन्हें उस पोर्टल पर अपलोड भी किया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि शहरों के साथ साथ गांव को जाने वाली 10 किलोमीटर तक की सड़कों को चौड़ा करके 4 लेन बनाया जाए। इसके साथ ही उन पर स्वागत द्वार बनाकर पौधे लगाए जाएं, जिससे प्रदेश भर में शहरों के चारों ओर एक जैसा सौंदर्यीकरण होने के साथ ही बाहरी क्षेत्रों का कायाकल्प भी हो। मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए कि बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी लाई जाए। इस योजना का लाभ नागरिकों को मुहैया करवाने के लिए दी जा रही 5% की छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। इस योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है और किसी भी टूट फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने पहले अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और मामले को समझाते भी हैं। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खास तौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। न केवल बयानबाजी बल्कि जीत के लिए जोड़ घटाव भी जोर पर है। नहीं, 2 दिन के आज शाम को तो बुला रखा, आज शाम को बुलाया, आज बैठेंगे। अब किस टाइम तक शाम तक आएंगे? मान लीजिए आपने कह दिया कि 4 बजे आ जाओ या 5 बजे आ जाओ, तो कोई जरूरी तो नहीं सारे 4-5 बजे गए आए। उसके बाद खाना खाया, सुबह बैठे चले, क्या था उसमें? हमने कोई कांग्रेस की तरह नहीं है कि किसी को मूड लिया 10 दिन पहले वहां कि भाई आप कहीं जा नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपका मोबाइल नहीं चल सकता, आपका ये नहीं। हमारा कुछ नहीं, हमारे सबके सब विधायक ठीक है एकदम। जितने भी विधायक हैं साथ सबके सब पूरी ईमानदारी के साथ सबके सब लगे हैं और सारे ठीक वोट डालेंगे। कोई हमें किसी में शंका नहीं है। वो तो एक सिस्टम है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चले छोटा भी चुनाव हो तब भी लोग सोचते हैं, गांव का भी चुनाव हो तब भी गांव के लोग एक बार तो बैठ ही लेते हैं कि कल इलेक्शन है, चल बैठ लो। तो जब अगर परसों इलेक्शन है तो कल हमें बैठना ही बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कल आप ही सवाल उठाओगे कि भाई आपको चिंता ही नहीं थी कि पर भी आप चुनाव लड़ने दे रहे थे, आप किसी इकट्ठे भी नहीं बैठे। किसी तरीके का कोई डर कोई शंका नहीं। और हमें कोई डर कोई शंका नहीं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश धनखड़, सरदार निशान सिंह, सब लोग वहां पर होंगे। तो भाई एक क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, एक माहौल तो बनना चाहिए ना। अच्छा, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी तो चुनाव लड़ रही, जहां सरकार की तरफ से है वहां पार्टी की तरफ से भी है, तो प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। जेजेपी भी अगर कर रही तो जेजेपी के साथ जेजेपी का अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। तो एक इस प्रकार का माहौल होना चाहिए। उस माहौल की बात है, हमने किसी को उस प्रकार से नहीं जैसे कांग्रेस ने किया। वो शंका वाली जो स्थिति है ना, वो कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। मैं नहीं, बहुत सारे विधायक पहली बार चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ इकट्ठे होकर के जानकारी देना
और फिर ये फैसला करना है कि कौन वोट 31 वोट बीजेपी के कमल के कैंडिडेट को देंगे, कौन इंडिपेंडेंट को देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस कैसे कैसे देंगे। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनका हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारी तो शुरू से निश्चित जीत है कि हमारा 40 वोट है हमारी पार्टी के, और हमारे जो गठबंधन में है 10 वोट उनके हैं, ये 6-7 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है। हमने शुरू से बोल दिया कि हमारे 31 वोट के अलावा जो सरप्लस वोट है वो हम इंडिपेंडेंट को देंगे। किसी भी टूट फूट से बचने के लिए जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को पहले से ही रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने भी आज चंडीगढ़ में न केवल बीजेपी बल्कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को बुलाया और एक होटल में प्रशिक्षण शिविर कहकर ठहरा दिया। तो कुल मिलाकर दोनों की तरफ से अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन इस शहमात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये 10 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। आगामी 19 जून को होने वाले 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के चुनाव को लेकर सभी जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं उनकी बैठक हुई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनरल पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक, एक्सपेंडिचर पर्यवेक्षक, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षक जिला उपायुक्त के साथ समन्वय करके काम करें। इसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग में समय पर सभी रिपोर्ट भेजें। चुनाव संबंधी रिपोर्ट भेजने में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, ऐसे में सभी पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता का सही तरीके से पालन हो। यदि कोई उम्मीदवार सरकारी संपत्ति पर पोस्टर आदि चिपकाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए और सभी जिला उपायुक्त ये सुनिश्चित भी करें कि किसी भी जिले में ईवीएम की कोई कमी ना रहे। यदि कहीं कोई कमी रहती है तो तत्काल आयोग को सूचित करके इसकी कमी को पूरा किया जाए। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों को भी ईवीएम दिखाई जाए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा राज्य के नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक पूरे पुनाहना शहर को आने वाले कुछ घंटों में सील कर दिया जाएगा। वहीं अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। चुनाव में शराब और धन का इस्तेमाल ना हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। डीएसपी शमशेर सिंह पुनाहना ने पत्रकारों को बताया है कि फिलहाल 3 नाके पुनाहना शहर में लगाए गए, जिन पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया जा रहा है और जल्द ही पुनाहना शहर की पूरी सीमा को सील भी कर दिया जाएगा। पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि पुनाहना शहर में कुल 15 वार्ड हैं और पार्षद के लिए 55 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, चेयरमैन के चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। चुनाव में आमजन पूरी निष्पक्षता के साथ मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुनाहना में नगर पालिका के लिए 19 तारीख को चुनाव है, जिसके कल ही सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं और इस संबंध में हमने पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक हमारे सिटी पुनाहना के एरिया में 3 नाके लगाए गए हैं। अभी आज या कल में पूरा पुनाहना के नगर पालिका के एरिया को सील कर देंगे ताकि कोई अवैध गतिविधि ना हो। इसमें यही शिकायत आती है भाई कोई कैंडिडेट है, कोई शराब बांट रहा है या कोई पैसे वगैरह बांटने की कोशिश कर रहा है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और मार्केट कमेटी की टीम ने संयुक्त रूप से कई स्थानों पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग और मार्केट कमेटी की छापेमारी के दौरान मिल मालिकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं डीएमओ ने बताया है कि चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और मार्केट कमेटी की टीम की ओर से संयुक्त रूप से छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत कई स्थानों पर मिल और गोदामों को चेक किया गया और सभी जरूरी कागजात चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया जाएगा। नील गोदाम है और एक चंद्रमोहन गोदाम, उन दोनों गोदामों की हमने रिकॉर्ड देखा है। काफी पार्टियों का माल लगा हुआ था, उनको एक एक करके बुला रहे थे।
कुछ आ लिए, कुछ आ फीस भी भर दी, कुछ रह रहे उनको बुला रहे। एक भगवती ऑयल मिल को चेक किया, एक रविंद्र कुमार का ढाणी रोड के ऊपर गोदाम चेक कर, हमारी टीम गई है चेक करना रही, सारी चेकिंग करना रहे। एक एक पार्टी को बुला के उनका पहले स्टॉक चेक कर रहे, उसके उपरांत जो भी डिफरेंस निकल रहा है स्टॉक देख के और फिजिकल और स्टॉक का मिलान करें। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट 0.5% बढ़ाए जाने के बाद निश्चित तौर पर लोन महंगा होगा और व्यापारियों के साथ साथ उन लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है या फिर लिमिट बनाई है। रिजर्व बैंक की ओर से लिए गए फैसले के बाद व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों ने कहा है कि वो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं और ऐसे में रेपो रेट बढ़ाकर सरकार ने व्यापारी को खत्म करने का काम किया है। व्यापारियों ने कहा है कि काम नहीं है और न ही वो कर्मचारियों की सैलरी दे पा रहे हैं। सरकार को बढ़ाए गए रेपो रेट पर फिर से विचार करना चाहिए। रेपो रेट बढ़ाया ठीक है, लेकिन इसके साथ रेपो रेट बढ़ने के साथ साथ हमें बेसिक बेनिफिट मिलते तो मैं सोचता कि रेपो रेट बढ़ा एक अच्छा है। लेकिन इस एट दैट टाइम रेपो रेट बढ़ने का मतलब हमारी एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो जाएगा, हमारा खान पान बहुत अच्छा महंगा हो जाएगा, हमारी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगी हो जाएगी, जिसका एक नॉर्मल आदमी अपने आप को सरवाइव नहीं कर जा पाएगा। श्रीमान जी, जो रेपो रेट जो आज बढ़ाया है सरकार ने, रेपो रेट जो बढ़ाया है, व्यापारी वर्ग को इस तरीके से पीस दिया कि नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, अरे कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया जिएगी, इसको जीने दो, जैसे मर्जी करो, लेकिन राजनेता लोग ऊपर बैठे अपना कानून चलाते रहे। निसंदेह इससे बाजार में लिक्विडिटी और टाइट होगी। जो कैश का फ्लो है बाजार में ऑलरेडी बहुत तंगी है, बाजार में ग्राहक नहीं है, छोटा व्यापारी मझोला व्यापारी इस चीज़ से नुकसान उठाएगा। ब्याज दर बढ़ने से बहुत नुकसान होगा और जो छोटे उद्योग हैं, छोटी दुकानें हैं, उनके खर्चे ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि वह अपना सही ढंग से अपने व्यापार को चला भी नहीं पा रहे। तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी, व्यापारी भी परेशान होगा, मध्यम वर्ग वैसे ही परेशान है। हालात नहीं है इस समय व्यापार के। सोनीपत के शहजादपुर गांव के सुनील ने प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने को लेकर कोर्ट परिसर में सुसाइड कर मौत को गले लगा लिया। सुनील की मौत ने प्रशासन को कई सवाल उसके ऊपर खड़े कर दिए। सुनील की मौत के बाद न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सोनीपत के तहसीलदार समेत कई अन्य लोग संदेह के घेरे में हैं। मृतक सुनील की मौत के बाद परिवार समेत समाज के काफी लोग न्याय के लिए प्रशासन के दरवाजे पर अपील भी कर चुके हैं। लेकिन जहां सुनील ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने संबंधित आरोपियों के नाम बयान में दिए हैं। हालांकि पूरे मसले को लेकर कोर्ट परिसर चौकी की ओर से 8 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसी को लेकर सोनीपत के ककरोई चौक पर स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया और ऐलान हुआ कि आने वाले 12 जून को गांव शहजादपुर में सुनील के न्याय के लिए पंचायत होगी। मीटिंग के दौरान प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि मृतक के परिवार के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। वहीं पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाने की मांग भी की गई। और ये इनके साथ नाजायज हुआ है, इसका लोन ले रखा है, वो जमीन और वो रजिस्ट्री होने लग रही है, तो इसका मतलब ये किसकी गलती है? वो तहसीलदार की गलती है या पटवारी की गलती है या किसकी गलती है? या वैसे ही दस्तक करवा लिए या दस्तक होए या ना होए वो तो सरकार जाने आगे मुकदमा जाने। लेकिन अभी फिलहाल जो मरने वाला है उसके साथ में जो न्याय है वो सबसे बड़ा है उस परिवार के साथ। परिवार के साथ सरकार लेनी चाहिए हमदर्दी, वो हमदर्दी करके उसको 1 करोड़ कम से कम 1 करोड़ रुपया और उसका रोजगार, सरकारी रोजगार उसको। इंद्री में लगातार बढ़ रही ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं से गुस्साए किसानों ने बयाना चौकी के सामने प्रोटेस्ट किया। चोरी की वारदातों को लेकर किसानों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे और चोरों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर किसानों को शांत किया। भाकियू नेता मंजीत लालर का कहना है कि आए दिन क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान की पनीरी रोपने का सीजन भी चल रहा है, जिसकी सिंचाई के लिए पानी की अत्यधिक जरूरत पड़ती है।
और अब खबर है तोशाम से, जहां बिजली बोर्ड के प्रांगण में एसकेएस के तत्वाधान में कर्मचारियों की एक खंड स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड प्रधान विजय वी नैन ने की। ऑल इंडिया सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एसकेएस के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और समाज के हर वर्ग के खिलाफ है। आज के इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। पिछली सरकारों की ओर से बनाए गए सरकारी उपक्रमों को कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को बेच रही है, जिससे भारत की आर्थिक दशा डगमगाई हुई है। समाज का हर वर्ग सरकार की जन विरोधी नीतियों का एकजुट होकर मुखालफत करे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली को भी करे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत ये हमारी जो खंड कमेटी है उसके बैनर तले ये आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। और जो ये अभियान हमारा चल रहा है, इसमें जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना जो चालू वित्तीय वर्ष में 6.5 लाख करोड़ रुपए के द्वारा एकत्रित करने हैं, जिसके तहत बड़े पूंजीपतियों को ये जो नवोदारीकरण का जो दौर है उसमें प्राकृतिक संपदा, जन सेवाएं, सरकारी विभाग, यानी कि जो 70 साल में जनता ने खड़ा किया था उसको बेचा जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के नाम पर देश की परिसंपत्तियों को बेचना ये बहुत ही शर्मनाक है। नूंह जिले पुन्हाना उपमंडल के गांव बिसरू में मनरेगा के कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गांव के निवर्तमान सरपंच और संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पिछले दिनों गांव में मनरेगा के तहत कागजों में बनाए गए पशु कैटल शेडों में लोकपाल की ओर से ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुन्हाना के बीडीपीओ, एबीपीओ, जेई, एसडीओ, ग्राम सचिव, फर्म मालिक और सरपंच को फर्जी मनरेगा कार्यों में संलिप्त होने पर 6,53,710 रुपए की रिकवरी के आदेश दिए थे। तो वहीं गांव के दूसरे 16 मामलों की जांच पूरी होने से पहले ही संबंधित सरपंच और अधिकारी खानापूर्ति के लिए काम को पूरा करने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीसरू गांव का हमारा खेड़ा है, फरदड़ी और बीसरू के बीच में, जो इस रास्ते के लिए कुछ पैसे आए थे। जो जब से खेड़ा बसा तक यहाँ का ये रास्ता बना ही नहीं है, उसके बाद पैसे आए थे पहली बार और उसको भी सरपंच निकाल के खा गया। 10,45,000 रुपए आए। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने लूट के बाद हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ब्लैंड मर्डर के केस का खुलासा किया है। क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने लूट और हत्या के मामले में यूपी के कासगंज के रहने वाले 3 हत्या आरोपियों अनुभव, विजय, रवि को गिरफ्तार कर ब्लैंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। बीते 21 और 22 मई की दरमियानी रात 22 साल के आशीष की उस वक्त हत्या कर दी गई जब आशीष अलिया ढाड़ी में अपनी दुकान को बंद कर घर की तरफ जा रहा था। पुलिस की माने तो मृतक अपने मंगेतर से फोन पर बात करता हुआ जा रहा था। तभी पहले से ही घात लगाए अनुभव, रवि और विजय ने आशीष पर हमला बोल दिया। एसीपी क्राइम की माने तो तीनों दिन में मानेसर की किसी कंपनी में काम करते थे और रात गहराते ही सुनसान इलाकों में लूट और हत्या जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम देते थे। ये दिनांक 21-22 की जो रात थी, उसको एक व्यक्ति की तेजधार हथियारों से गांव पहुंचा के और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और आईएमटी पुलिस स्टेशन में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और हमारी क्राइम टीम 31 ने एसएचओ आईएमटी के साथ विचार विमर्श करके और उसमें बेहतरीन तालमेल के साथ बढ़िया काम करते हुए उसमें 3 जो आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज ये हमने उनको गिरफ्तार किया।
और अब खबर है बादली के अंतर्गत गांव जगरतपुर से, जहां संदिग्ध हालातों में एक महिला और किशोर लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने बादली थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं बादली थाना प्रभारी SHO बाबूलाल ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि जगरतपुर गांव से एक महिला जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल और एक किशोर जिसकी उम्र 18 से 19 साल है, जो गांव से गायब हो गए। SHO ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है कि एक नौजवान महिला उम्र करीब 27-28 साल व एक जवान लड़का करीब 18-19 साल, दोनों कल एक साथ ही इस गांव से गायब हो गए। जो इस संबंध में इनके परिजनों ने हमें शिकायत दे दी कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों की तलाश की जा रही है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं।